बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का लेक्चर टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग से रिलेट कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन इज पैक्ड अप द ब्लड इन लंग्स एंड ट्रांसपोर्टेड इन अ सर्कुलेशन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन पिकअप होती, ब्लड जो है ऑक्सीजन को लंग्स में से ले लेता है और उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। जहाँ जहाँ ब्लड जाता है उन टिश्यूज़ की तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ब्लड अपनी सर्कुलेशन के दौरान ऑक्सीजन को वहाँ पहुँचा देता है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरी बेड्स ऑफ द टिश्यू, अ प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन इज़ लॉस्ट फ्रॉम अ ब्लड टू टिश्यू। As blood passes through the capillary beds of the tissue, a proportion of oxygen is lost from the blood to tissues। होता क्या है, जैसे ही वो उन टिश्यूज़ के से गुजर रहा होता है ब्लड सर्कुलेशन के दौरान, वो वहाँ पर उस ऑक्सीजन को छोड़ता जाता है। ऑक्सीजन इज़ रेडिली सोलेबल इन प्लाज्मा। इट इज़ कैरिड बाय हीमोग्लोबिन इन अ रेड ब्लड सेल। जैसा कि मैंने रेड ब्लड सेल्स जब स्टडी करवाया था, आप लोगों को बताया था कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग का काम कर रहा होता है। यहाँ पर भी यही है कि ऑक्सीजन जो है या तो सोलेबल होती है प्लाज्मा के अंदर, या फिर हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है वो उसको लेकर डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ तक जाता है। थस हीमोग्लोबिन लोड्स ऑक्सीजन इन अ लंग्स कैपिलरीज एंड अनलोडेड इट इन अ टिश्यूज़ ऑफ कैपिलरीज। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है या लोड होती है, मीन्स हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है उन कैपिलरीज के ज़रिए जो कि लंग्स के इर्द गिर्द होती हैं। लंग्स के इर्द गिर्द एलोविलाई के इर्द गिर्द एक कैपिलरीज का जाल होता है, बारीक खून की नालियों का जाल होता है। वहाँ पर डिफ्यूजन के तहत ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है और फिर यही ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर डिफरेंट टिश्यूज़ सेल्स तक जाता है और वहाँ पे अनलोड हो जाता है। ये ब्लड अनलोड मीन्स अपनी ऑक्सीजन उन टिश्यूज़ उन सेल्स को दे देता है, और यही अमल रिपीट होता रहता है ड्यूरिंग सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। गैसेज एक्सचेंज का देखिए यहाँ पे सीक्वेंस दिखाया गया है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन लंग्स से आ रही है जो कि रेड ब्लड सेल्स में जाकर अटैच हो रही है, या हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स में जाकर लोड हो रही है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन में हीम मौजूद है। जहाँ पे आयरन होता है वो आयरन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है अपने साथ, देन ये लेके जाता है इस ऑक्सीजन को, और ये रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन को लेके जा रहा है अपने साथ और डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ को दे देता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के साथ आ जाती है, जो कि ड्यूरिंग सर्कुलेशन जब खून वापस जाता है लंग्स की तरफ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस खून के ज़रिए लंग्स की तरफ मूव कर जाती है और लंग्स से फिर वो एक्सेल आउट कर दी जाती है, बॉडी से बाहर खारिज हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स कार्बन ऑक्सीजन लेके आ रहा है। यहाँ पे ये एलोविलाइज के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाएगी और ऑक्सीजन वापस ब्लड में आएगी, जो कि सर्कुलेशन के सिस्टम के दौरान टिश्यूज़ तक पहुंच जाएगी। ये तमाम चीज़ें हमने पहले भी स्टडी कर ली थी। वैसे यहाँ पे भी इसी तरह दिखाया गया है। एलोविलाइज मौजूद है यहाँ पर ये, और उनके इर्द गिर्द ये कैपिलरीज़ हैं, ब्लड की जो हैं बारीक नालियाँ मौजूद हैं। इसमें खून या हम कह सकते हैं ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड सेल्स में जाएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एलोविलाइज के थ्रू लंग्स में आ जाएगी, जो एक्सेलेशन के दौरान में एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी, एक्सेल आउट कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे बारीक कैपिलरीज़ दिखाई गई हैं एल्वुलाइज के इर्द गिर्द। ब्रोंक्यूल्स, ये देखिए ब्रोंक्यूल्स भी दिखाया गया है। ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एल्वुलाइज में हो रहा है और उसके इर्द गिर्द कैपिलरीज़ का एक जाल है, जो कि गैसेस की एक्सचेंज का मुकाम जाना जाता है अमूमन।
यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ एरोज मूव है, मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, ये ऑक्सीजन के एरोज बाहर की तरफ हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या है? ऑक्सीजन कैन बी कैरिड इन अ ब्लड बाय लूजली बाइंड टू द आयरन प्रेजेंट इन अ प्रोटीन hemoglobin in a red blood cells, creating a new compound called oxyhemoglobin और dissolving in a plasma। अमूमन जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे हमने बताया है कि ऑक्सीजन हवा के ज़रिए ब्रीदिंग के दौरान में जब इनहेल करते हैं हवा तो हमारे लंग्स में आती है, वहाँ पे एलोविलाइज मौजूद होती हैं जो कि जिनके इर्द गिर्द कैपिलरीज़ का एक जाल है और वो वहाँ पर ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स को दे देती हैं और ये रेड ब्लड सेल्स बाकी पोर्शन में पहुँचाता है। ये एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अमूमन दो हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, दो तरीक़ों से हो रही होती है। एज अ सिंपल सॉल्यूशन इन अ कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, या तो लूजली बाइंड टू द आयरन प्रेजेंट इन अ प्रोटीन हीमोग्लोबिन इन अ रेड ब्लड सेल्स, या तो लूजली बाइंड होती है हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन से जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो जाती है, या फिर डिज़ोल्व होती है प्लाज्मा में, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। मोस्टली ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट प्रोटीन इन एरिथ्रोसाइट। मोस्टली हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ही ट्रांसपोर्ट हो रही थी, इसलिए हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी ज़्यादा रेशो रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जब हीमोग्लोबिन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो जाएगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड इन सोल्यूशन इन द ब्लड प्लाज्मा। बहुत माइन्यूट थोड़ी अमाउंट में प्लाज्मा के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है, प्लाज्मा डिज़ोल्व होती है एंड देन वो ट्रांसपोर्ट होती है दूसरे पोर्शन तक। अदरवाइज़ मेजर जो प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन का वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, रेड ब्लड सेल्स लेके जा रहे होते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अमूमन ये 1.34 ml पर ग्राम माना जाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड वहाँ पे पहले वाले पॉइंट के अंदर है कि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी यहाँ पे कि ऑक्सीजन कैरी करने की हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी क्या है, जबकि यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ ब्लड का जिक्र है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड द ब्लड। मीन्स के ब्लड की कैपेसिटी कि वो कितना ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा है दूसरे टिश्यूज़ तक पहुंचाने के लिए। एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट्स इज़ इन ब्लड इज़ 15 ग्राम हम ले रहे होते हैं। सच द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज़ 1.34 ml पर ग्राम है। एंड ब्लड विद 15 ग्राम अगर परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं तो हीमोग्लोबिन शुड कैरी 1.34। हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, हमारे पास वैल्यू आती है, हमारे पास जब ये वैल्यू आएगी तो ये आएगी 20.1 ml % of the oxygen, then 20.1 ml of oxygen in 100 ml of blood, but carries only 19 ml per 100 ml oxygen, and blood is saturated about 95% by oxygen। यहाँ पे रेशोज़ लिखी गई हैं, अमाउंट्स लिखी गई हैं कि कितना ब्लड कैरी करके ले जाता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की। जैसे कि बताया गया है कि अमूमन ब्लड की जो रेंज है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट्स इन ब्लड 15 ग्राम पर 100 ml, इसलिए ब्लड जो है 20.1 ml पर 100 ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा था, बट ब्लड कैरीज ओनली 15 ml पर 100 ml, लेकिन वो कैरी करता है 19 ml, लेकिन कैरी वो कर पाता है 19 ml 100
पर 100 ml के हिसाब से। अब कह सकते हैं ऑक्सीजन इन ब्लड इज सैचुरेटेड अबाउट 95% बाय ऑक्सीजन। इन वैल्यूज़ को आप लोगों को मेमोराइज़ करना होगा, बट द कैरीज ओनली 19% ऑफ पर 100 ml का जिक्र आया यहाँ पर, ऑक्सीजन लेके जा रहा होता है। ट्रांसपोर्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम सेल्स टू एल्वेओलाइज। कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड के थ्रू वापस आ रही होती है और एल्वेओलाइज के ज़रिए ये लंग्स में पहुंचती है। देन इसको जब हम एक्सेल कर रहे हैं, सांस बाहर की तरफ निकाल रहे होते हैं, उस सूरत में ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन 4 वेज, एज अ डिज़ोल्व फॉर्म, या तो डिज़ोल्व फॉर्म में होगी, या फिर कार्बोनिक एसिड जो कि निग्लिजिबल अमाउंट में होती है, एज अ बाइकार्बोनेट फॉर्म में, या फिर एज अ कार्बा अमाइनो कंपाउंड्स में। इसकी रेशो ये है, डिज़ोल्व फॉर्म में 7%, कार्बोनिक एसिड्स में निग्लिजिबल है, ये बहुत ही माइन्यूट होगा। देखिए बाइकार्बोनेट में मोस्टली रेशो बाइकार्बोनेट के थ्रू हो रही होती है 63% एंड 30% कार्बा अमाइनो कंपाउंड्स के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट होती है। अब इन्हें 1 बाय 1 देख लेते हैं। एज अ डिज़ोल्व फॉर्म जो कि 7% हमने देखा है, डिज़ोल्व फॉर्म में ओनली अबाउट 3 ml carbon dioxide per 100 ml is transported at the dissolved form of the plasma. It is about 7% of total carbon dioxide in blood. जो ब्लड के अंदर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सिर्फ 7% है ये, जो डिज़ोल्व फॉर्म में रिलीज़ हो रहा होता है इन्वायरमेंट के अंदर। जबकि एज अ कार्बोनिक एसिड द पार्ट ऑफ डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा कंबाइंस विद द वाटर टू फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में मौजूद होती है, देन ये वाटर से कंबाइन होती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन अ फॉर्म्स इज़ निग्लिजिबल, लेकिन इस तरह जो रिलीज़ हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है कार्बोनिक एसिड के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज है उसकी। एज अ बाइकार्बोनेट अबाउट 63% ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट की सूरत में। बाइकार्बोनेट अबाउट 63% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज अ बाइकार्बोनेट फ्रॉम प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स इन आरबीसीज। इन आरबीसीज इट कंबाइन विद वाटर एंड टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे बनाएगा? पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में इंटर होगी, फ्रॉम प्लाज्मा टू कार्बन डाइऑक्साइड इंटर टू आरबीसीज, आरबीसीज में इंटर होगी, आरबीसीज में कंबाइन होगी वाटर के साथ, with water, combine with water to form a carbonic acid. Carbonic acid dissociate into carbonate ion and hydrogen ion. And carbonic acid जब dissociate होगा तो उसमें बनेगा carbonate ion and hydrogen ion. Carbonate ion comes out from RBCs into plasma. Carbonate ions जो हैं वो RBCs into plasma मूव करेंगे, जबकि the lungs bicarbonate is again changed into carbon dioxide which is removed in a body. जो carbonate ions come out of RBCs into plasma, then ये फिर लंग से चेंज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और रिमूव हो जाएगा बॉडी से। हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ये है कि 63% ट्रांसपोर्ट होती है। होता क्या है? फ्रॉम प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इन आरबीसीज। फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है आरबीसीज में, देन ये कंबाइन होती है विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देती है। इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, इसकी मौजूदगी में ये रिएक्ट करती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट ओनली इन साइड द आरबीसीज एंड नॉट इन प्लाज्मा, लेकिन ये एंजाइम आरबीसीज में होती है, प्लाज्मा में मौजूद नहीं होती। डेट्स वाई कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन इज द एटलीस्ट 200 to 300 टाइम्स मोर इन आरबीसीज देन इन प्लाज्मा। यही वजह है कि आरबीसीज में ये जो रिएक्शन हो रहा होता है, ये फॉर्मेशन हो रही होती है कार्बोनिक एसिड की, ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, क्योंकि आरबीसीज में एक एंजाइम होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, जिसकी मौजूदगी के अंदर ये रिएक्शन तेज़ हो रहा होता है। कार्बा अमाइनो कंपाउंड्स, कार्बा अमाइनो कंपाउंड्स
और इसके थ्रू 30% ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। About 30% of carbon dioxide is transported of carbo-amino compounds. Carbon dioxide is transported in blood in combination with hemoglobin and plasma protein. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड में कम्बिनेशन फॉर्म में हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बो-अमाइनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बा हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो इस फॉर्म को हम कहते हैं कार्बो-अमाइनो हीमोग्लोबिन, एंड इट्स कंबाइंस विद प्लाज्मा प्रोटीन टू फॉर्म कार्बो-अमाइनो प्रोटीन्स। अगर ये प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन के साथ कंबाइन होती है देन इसको हम कहते हैं कार्बो-अमाइनो प्रोटीन्स। लूज बॉन्ड सो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इजीली रिलीज्ड इन एलोविलाइज, क्योंकि इसके दरम्यान में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है, इतनी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है इनटू एलोविलाइज। यहाँ पे देखिए एक साइकिल दिखाया गया है, पल्मोनरी वेंटिलेशन हो रही है, ब्रीदिंग का अमल हो रहा है, जिसके तहत लंग्स में ऑक्सीजन आएगी और वहाँ से ये ऑक्सीजन मूव कर जाएगी रेड ब्लड सेल्स में, और ये रेड ब्लड सेल्स के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़ में पहुंचेगी, जबकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल्स के ही ज़रिए या ब्लड के ज़रिए लंग्स तक आएगी और बॉडी से एक्सील आउट हो जाएगी। यही साइकिल ये चलता रहता है रिस्पायरेटरी साइकिल्स के थ्रू, और सर्कुलेटरी सिस्टम इसका हेल्प करता है इस सिचुएशन के अंदर। यहाँ तक था ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन पे। यहाँ हम इसे कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन क्या है? द रिस्पायरेटरी प्रोसेस इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस बट द अंडर अनवॉलेंट्री कंट्रोल एज वी कैन स्टॉप ब्रीदिंग। हम जो है रिस्पायरेशन का जो अमल हमारे अंदर हो रहा होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो प्रोसेस, वो खुद ब खुद हो रहा होता है। जैसे ही हम पैदा होते हैं उसके बाद सांस लेने का अमल स्टार्ट हो जाता है और द एंड ऑफ लाइफ तक हम मुसलसल सांस लेते रहते हैं, इसलिए इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। बट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल एज वी कैन स्टॉप ब्रीदिंग। लेकिन हम कुछ देर के लिए इसे वॉलेंट्री कर सकते हैं, कुछ देर के लिए हम अपनी सांस को रोक सकते हैं। कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, उनकी ड्यूरेशन सांस रोकना ज़्यादा होता है, जैसे जो कि पानी के अंदर तैरने वाले होते हैं या पानी के अंदर ईज़िली काफ़ी देर तक सांस रोक के रह सकते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस होती है इसलिए वो कुछ ज़्यादा देर तक अपने इसको वॉलेंट्री कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इनवॉलेंट्री होता है, वो भी एक हद तक हम उसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, उसके बाद हमें सांस लेना ही पड़ता है। दैट रिस्पायरेटरी सेंटर इन अ ब्रेन स्ट्रीम इट्स काजेज रिथमिक ब्रीदिंग पैटर्न फॉर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, वो हम मुसलसल एक रिदम के थ्रू ब्रीदिंग के पैटर्न को जारी रखता है। मीन्स सांस का लेना, अंदर ले जाना और सांस का बाहर निकालना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ये अमल मुसलसल एक रिदम के थ्रू एक पैटर्न के थ्रू चलता रहता है। इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी मसल्स आर स्केलेटन मसल्स आर कंट्रैक्ट ओनली व्हेन स्टिमुलेटेड बाय देयर नर्व सप्लाई। क्योंकि ये ब्रेन में मौजूद नर्व सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा होता है। हमारे बॉडी के जो इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी मसल्स होते हैं वो इन इस नर्व सप्लाईज़ के थ्रू ही कंट्रोल किए जा रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट कंट्रोल की जा रही होती है। रिस्पायरेशन इज़ अ रिफ्लेक्स प्रोसेस, हम ये कह सकते हैं रिस्पायरेशन एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन वॉलेंट्री इज़ पॉसिबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 40 सेकेंड्स, यानी कि हम थोड़े पीरियड के लिए इसे वॉलेंट्री तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। द पैटर्न ऑफ रिस्पायरेशन इज़ रेगुलेटेड बाय 2 मैकेनिज़्म है पैटर्न के, एक नर्वस और न्यूरल मैकेनिज़्म देन केमिकल मैकेनिज़्म। 2 तरीक़ों से हम लोग अमूमन रेगुलेट कर रहे होते हैं अपनी ब्रीदिंग को, या हमारी बॉडी रेगुलेट कर रही होती है ब्रीदिंग को एक नर्वस और न्यूरल मैकेनिज़्म के थ्रू और इन केमिकल मैकेनिज़्म के थ्रू। रिस्पायरेटरी कंट्रोल्स आप देखें, रिस्पायरेटरी कंट्रोल सिस्टम को यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम दिखाया गया। हम इसे ब्रेन ले सकते हैं, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन में। पोन्स एक पार्ट है ब्रेन का, मेडोला, अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन भी हैं कुछ। इसमें क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, कीमो रिसेप्टर्स, लंग्स एंड अदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जबकि एफरेंट्स ये रिस्पायरेटरी मसल्स
इन तमाम का कंट्रीब्यूशन होता है हमारे रिस्पायरेटरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अब वो ब्रेन है, ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स हो सकते हैं, पोन्स एंड मेडुला, हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स या कीमो रिसेप्टर्स जो कि लंग्स में, और अदर रिसेप्टर्स हो सकते हैं, कीमो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, एंड हमारे रिस्पायरेटरी मसल्स। इन सब के मिलने से, इन सब की कंट्रीब्यूशन से हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग सिस्टम चल रहा होता है, नॉर्मल रिस्पायरेटरी साइकिल चल रहा होता है। फिर regulation of breathing is controlled by the amount of oxygen circulate in body in blood by blood pH. Regulation of breathing controlled not by the amount of oxygen circulate in a blood. अमूमन जितनी ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही है तो उन्हें ऑक्सीजन की ब्रीदिंग उससे लिंक कर रही हो, बल्कि pH ऑफ ब्लड भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है इसके अंदर। व्हेन अ ब्लड बिकम अ टू एसिडिक, अगर आपका जो खून है उसकी तासीर एसिडिक हो गई है, उसकी pH एसिडिक है, देन रिसेप्टर्स इन अ ब्रेन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ब्लड pH एंड इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। क्या होगा, रिसेप्टर्स जो ब्लड के आपके ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो इस pH को महसूस करेंगे कि ब्लड की pH चेंज हो रही है, और इंस्ट्रक्शन दी जाएगी क्योंकि ब्लड की pH को मेंटेन रखने के लिए अब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक निज़ाम चल रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर हमारे नॉर्मल फंक्शन को रन करने के लिए। जैसे ही रिसेप्टर्स को ये पता चलता है कि आपकी ब्लड की pH चेंज हो रही है, उस चेंज को काबू पाने के लिए, नॉर्मल वे में लाने के लिए आपकी ब्रीदिंग रेट भी तब्दील हो जाता है। अगर pH जो है एसिडिक की तरफ जा रही है, देन आपका ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाएगा। ऑर्डर टू फ्लो इवन टू शो हाउ द बॉडी मेंटेन स्टेबल pH व्हेन blood carbon dioxide levels is changed. Assume a person is exercise and her muscles are releasing carbon dioxide. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो चेंज हो रही है जब भी आपका ब्रीदिंग रेट चेंज होगा, क्योंकि आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स उसको महसूस करेंगे और इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे कि ब्रीदिंग इसी हिसाब से की जाए कि इस चेंज को कंट्रोल किया जाए, नॉर्मल वे में लेके आया जाए। इसकी डिटेल आगे मौजूद है, मैं आपको आगे समझाती हूँ। रिस्पायरेशन इज़ अ रेगुलेटेड बाय टू मैकेनिज्म, नर्वस एंड न्यूरल मैकेनिज्म एंड केमिकल मैकेनिज्म। नर्वस में हम देखते हैं इट इन्वॉल्व रिस्पायरेटरी सेंटर्स, एफिरेंट्स नर्व्स। रिस्पायरेटरी अमूमन इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? रिस्पायरेटरी सेंटर्स जो कि आपके ब्रेन के अंदर कंट्रोल कर रहा होता है, इसका आगे डिटेल में डिस्कस किया है मैंने, वो आप सुनिएगा। रिस्पायरेटरी सेंटर में क्या है? रिस्पायरेटरी सेंटर इज़ अ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा एंड पोन्स। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा एंड पोन्स वो सेक्शन है जो कि रिस्पायरेटरी सेंटर में आता है एंड कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑक्सीजन लेवल। यहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल्स आते हैं और वो बताते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है और बताते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में क्या है या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का लेवल ब्लड में क्या है। एंड डिटरमाइन द सिग्नल्स टू सेंड द रिस्पायरेटरी मसल्स। और फिर ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं रिस्पायरेटरी मसल्स को कि उन्होंने किस तरह काम करना है, उसके ब्रीदिंग रेट को तेज़ करना है या कम करना है। एट स्टिमुलेशन ऑफ दीज रिस्पायरेटरी मसल्स प्रोवाइड रिस्पायरेटरी मूवमेंट विच लीड्स टू बी एल्वियोलार वेंटिलेशन। होगा क्या? रिस्पायरेटरी मसल्स जो हैं स्टिमुलेशन देंगे या इंस्ट्रक्शंस देंगे, ब्रेन इंस्ट्रक्शंस आएगी रिस्पायरेटरी मसल्स की मूवमेंट को चेंज किया जाए और वो एल्वियोलार वेंटिलेशन की को काम में लगा देती है। रिस्पायरेटरी सेंटर्स आर सिचुएटेड इन अ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम एंड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस एंड ब्लड स्ट्रीम ऑन रिस्पायरेटरी सेंटर एंड क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा एंड पोन्स सेंटर या पोन्स सेंटर जिसे कहा जाता है। नर्वस कंट्रोल में देखें क्या है? ऑब्लॉन्गेटा, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इज़ द प्राइमरी रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा प्राइमरी रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर कंसीडर किया जाता है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू द सेंड सिग्नल्स टू द मसल्स डेट कंट्रोल रिस्पायरेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये सिग्नल्स सेंड करता है मसल्स को जो कि रिस्पायरेशन में मदद दे रहे होते हैं, उन मसल्स को सिग्नल्स सेंड करेगा एंड कंट्रोल करेगा रिस्पायरेशन को, इट काज ब्रीदिंग टू अकर। और वो ब्रीदिंग हमारे सांस लेने के अमल को इंस्ट्रक्शंस देगा। देयर आर टू रीजन्स ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल
वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप्स स्टिमुलेट रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप्स जो है स्टिमुलेट करता है एक्सपायरेटरी को, एंड डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप्स स्टिमुलेट करता है इंस्पायरेटरी मसल्स को। डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप इंस्पायरेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, इंस्पायरेशन के अमल को कंट्रोल कर रहा है, एंड वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप स्टिमुलेट कर रहा है एक्सपायरेटरी मूवमेंट्स को। ठीक है, ये फर्स्ट वाला वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप जो है एक्सपायरेटरी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है एंड डोर्सल कर रहा है इंस्पायरेटरी को। द मेडुला also control the reflex of neuro-respiratory air movements such as the coughing, sneezing reflexes as well as other reflexes like swelling and vomiting. इसके अलावा ये बहुत सारी और चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि सांस लेने के अमल से तो रिलेट नहीं कर रही, मगर दूसरी मूवमेंट जैसे खांसते हुए या फिर हम कोई चीज़ निगल रहे होते हैं, वॉमिटिंग की, इनको भी ये देख रहा होता है। सेकेंड है pons. The pons is other respiratory center. It is located underneath the medulla. The main function is control of rate of speed in voluntary respiration. इसका मेन फंक्शन क्या है कि कंट्रोल कर रहा होता है रेट एंड स्पीड को, कि किस स्पीड से आपका ब्रीदिंग रेट होगा, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज़ टू मेन फंक्शंस ऑफ रीजन ऑफ परफॉर्म द रोल। द एपनेस्टिक सेंटर है एक, सेंड्स द सिग्नल्स फॉर इंस्पायरेशन फॉर लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। क्या करेगा, सिग्नल्स को सेंड करेगा कि आप लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ जो है इंस्पायरेशन के दौरान लें, एंड द कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ ब्रीदिंग। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है एंड इज़ इनहेबिट बाय द स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स ऑफ द पल्मोनरी मसल्स दैट मैक्सिमाइज डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन एंड सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इट इंक्रीज द टाइडल वॉल्यूम, जिसके नतीजे में टाइडल वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा इसके नतीजे में, या हम कह सकते हैं ये सेक्शन जो है पॉन्स का कर रहा होता है। इट इज़ द प्रेजेंट इन डोर्सल पार्ट ऑफ द लोअर पॉन्स एंड डिक्रीज द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। एपनेस्टिक देख सेकेंड वाला पोर्शन की तरफ आइए। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर सेंड द सिग्नल्स टू इनहेबिट द इंस्पायरेशन रेट अलाउ टू फाइनली कंट्रोल द रिस्पायरेटरी रेट। ये कहता है इंस्पायरेटरी सिग्नल्स को इनहेबिट कर रहा होता है और अलाउ करता है, कंट्रोल करता है रिस्पायरेटरी रेट को। द सिग्नल्स लिमिट द एक्टिविटी ऑफ pheneric nerve and inhibit the signals through the apnestic center. It decrease the tidal volume. ये tidal volume को डिक्रीज़ करता है। मेन पॉइंट ये है कि ये टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता है, जबकि ऊपर वाला इंक्रीज़ कर रहा था। द एपनेस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स वर्क अगेंस्ट ईच अदर टुगेदर टू कंट्रोल द रिस्पायरेटरी सेंटर। अमूमन एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं और रिस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक इंक्रीज़ कर रहा होता है, दूसरा डिक्रीज़ कर रहा होता है। इस तरह रिस्पायरेशन का अमल नॉर्मल रहता है। देखिए यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर कंट्रोल ब्रीदिंग सेंटर मौजूद है, जो कि स्टिमुलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज़ हो या पीएच डिक्रीज़ हो बॉडी की, उसके हिसाब से। देन यहाँ पे मौजूद है पॉन्स एंड मेडुला, जो कि पार्ट है ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर का। यहाँ पे नर्व सिग्नल्स हैं इंडिकेटेड लो ऑक्सीजन लेवल्स के थ्रू जो काम कर होते हैं। सेंसरी ऑक्सीजन सेंसर्स इन आर्टरीज मौजूद हैं। डायफ्राम्स के एंड रिब्स मोशंस को कंट्रोल करने के लिए देखिए ये लोकेशन शो की गई है। केमिकल मैकेनिज्म क्या है? द केमिकल मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इज़ ऑपरेट थ्रू द कीमो रिसेप्टर के थ्रू ये चल रहा होता है। अमूमन केमिकल इसमें कीमो सेंसिटिव एरिया होता है और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स क्या हैं? दे आर रिसेप्टर्स विच गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड चेंज होगा देन ये रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी है अगर, या हाइपरकैप्निया या फिर इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हाइपोकैप्निया है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो डिस्टर्ब है। इंक्रीज हाइड्रोजन आयन है, इट्स मीन अगर इंक्रीज हाइड्रोजन आयन है, या हम कह सकते हैं कि डिक्रीज पीएच। इंक्रीज हाइड्रोजन आयन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एसिडिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि डिक्रीज पीएच हो जाएगी, इंक्रीज एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा ब्लड का। ये तमाम चीज़ें हैं जिनके
अगर वेरिएशन आती है खून के अंदर इन तमाम चीज़ों में, देन कीमो रिसेप्टर्स उसे जज करके उसके ख़िलाफ़ उससे रिलेटेड ये काम कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो बॉडी का रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जाए नॉर्मल वे के अंदर, और नॉर्मल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसे कंट्रोल किया जा सके। कीमो रिसेप्टर्स are sensors that detect the change in carbon dioxide, oxygen and pH that have been classified on the basis of autonomic location of either central और peripheral के तौर पे इसे classified कर दिया जाता है। कीमो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि जज कर लेते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और pH चेंज हो रही होती है। अगर आपके जो है बॉडी के अंदर इसका रेशो चेंज हो रहा है तो कीमो रिसेप्टर्स उसे जज कर लेंगे और उसके लिहाज से ही चीज़ों को ऑपरेट करेंगे। देन इन फिजियोलॉजी कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट चेंजेस इन अ नॉर्मल एनवायरनमेंट सच एज द इंक्रीज इन ब्लड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम हाइपर कार्पिनिया कह रहे हैं, और द डिक्रीज इन ब्लड लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। इंक्रीज हाइड्रोजन आयंस कंसनट्रेशन मीन्स अगर एसिडिक हो रहा है, आपका ब्लड अगर एसिडिक हो रहा है या आपकी बॉडी में जो कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन की वो इंक्रीज़ हो रही है। ये था आज का हमारा चैप्टर। इसमें अब यहाँ पे हमने केमिकल कंट्रोल्स के बारे में स्टडी किया। इसमें 2 पॉइंट्स थे, कीमो सेंसिटिव एरियाज़ एंड कीमो रिसेप्टर्स एरिया। रिसेप्टर्स के बारे में मैंने जैसे बताया, अगर डिक्रीज़ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होगी या इंक्रीज़ हाइड्रोजन कंसनट्रेशन होगी या इंक्रीज़ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगी, देन रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम इन तमाम चेंजेस को कंट्रोल करना है। ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो रही है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन इसलिए इंक्रीज़ होगा क्योंकि ऑक्सीजन उसे ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में पहुंचानी है। हम ज़्यादा सांस लेंगे तो हवा ज़्यादा अंदर जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, और जब हमारे बॉडी के अंदर हवा जाएगी तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाएगी जो कि ब्लड के अंदर से ट्रांसफ़र हो जाएगी और ब्लड उसे पूरी बॉडी में फैला देगा। इसी तरह इंक्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ सांस लेना है, मीन्स ब्रीदिंग का अमल उस वक्त भी तेज़ होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ रिलीज़ करना है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो बॉडी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, उस दौरान ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद इंक्रीज़ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन अगर इंक्रीज हो गया मीन्स एसिडिक इन्वायरमेंट है, आपकी बॉडी के अंदर उनकी ब्लड है उसमें एसिडिक इन्वायरमेंट है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपका जो रिस्पायरेटरी मेकनिज़म है वो तेज़ होगा और ब्रीदिंग का रेट तेज़ हो जाएगा। इस तरह कि हमने कीमो सेंसिटिव एरियाज़ के बारे में पढ़ा। इट इज़ लोकेटेड इन मेडोला। इट इज़ हाईली सेंसिटिव चेंज इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। हाईली सिलेक्टिव होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की रेशो चेंज हो रही है बॉडी में। इट इंक्रीज द रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पायरेशन इज इफेक्टेड बाय ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर या तो कंसनट्रेशन चेंज हो रही है या फिर ब्लड के अंदर चेंज हो रही है। दोनों सूरतों में जज करके जो है बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल करने की कोशिश करता है थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम से या ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हुए। तो आज का ये टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने सांस को कंट्रोल करने का निज़ाम के बारे में पढ़ा है और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम अपने सांस लेने के दौरान में हवा अपने अंदर लेके जा रहे हैं तो वो बहुत सारी गैसेस को भी अंदर लेके जा रहे होंगे। उन गैसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन को किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर दूसरी तरफ हमारे पास एक वेस्ट गैस मौजूद होती है जो कि रिलीज़ हो रही होती है जब एटीपीज़ के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, उसमें सेलुलर मैकेनिज़्म हो रहा होता है, वहाँ से रिलीज़ होती है। या एज अ वेस्ट गैसेस रिलीज़ जो होती हैं वो ब्लड के थ्रू लंग्स में आती है, लंग्स से एक्सेल आउट कर दी जाती हैं, बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दी जाती हैं। तो ये पूरा काम ब्रीदिंग के थ्रू ही हो रहा होता है। हम सांस को अंदर लेके जा रहे हैं तो देन हम जो है प्रोडक्टिव गैसेस लेके जाते हैं लाइक ऑक्सीजन, और जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो हम वेस्ट गैसेस को फ़िज़ा में खारिज कर देते हैं। और ये तमाम गैसेस किस तरह ट्रांसपोर्ट होती हैं वो आज के लेक्चर में हमने देखा। साथ के साथ वो मैकेनिज़्म जो कि हमारे रिस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ जो कि हमारा ब्रेन सेंटर माना जाता है जहाँ से मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस बॉडी को पहुँचाई जाती हैं कि आपका बॉडी नॉर्मल फंक्शन रन करे। वहीं पर दो तरह से सांस को कंट्रोल करने का निज़ाम काम कर रहा होता है। एक तो नर्वस कंट्रोल, दूसरा केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में क्या होता है, नर्वस कंट्रोल के अंदर अमूमन यह है कि ये एक हम कह सकते हैं इनवॉलेंट्री अमल के थ्रू काम कर रहा होता है, जिसके अंदर दिमाग के से बहुत सारे नर्व्स और फिर डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स को
अहकामात मिलते हैं और एक मखसूस रफ्तार में, एक मखसूस ताकत से वो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम्स, मुख्तलिफ किस्म के नर्व्स से इंस्ट्रक्शन मिलने की वजह से जो कि ब्रेन भेज रहा होता है, डिफरेंट पावर के साथ, ये रफ्तार के साथ सिकुड़ते फैलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, जिसके नतीजे में हमारे जो लंग्स हैं उनकी जो एक सांस लेने के अमल को कंट्रोल करने वाली पावर है वो डिफरेंट तरीक़ों से काम कर रही होती है, जिसके अंदर मैं जैसे बताया कि जो वो जज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच को, जैसे कीमोरिसेप्टर जज करते हैं। इसी तरह हमारी केमिकल कंट्रोल में जैसे मैंने बताया डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच को, और उसी तरह आपकी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम। एंड केमिकल कंट्रोल के अंदर कोई केमिकल वेरिएशन आ रही होती है ब्लड में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर उसका पीएच चेंज हो रहा होता है या ऑक्सीजन की, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस भेजती जाती हैं और आपका ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाता है। इसमें 2 पार्ट्स हैं डोर्सल नर्वस सिस्टम में। नर्वस कंट्रोल के अंदर हमने 2 पार्ट पहले पढ़े थे कि पोन्स एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का डोर्सल एंड वेंट्रल से रिलेटेड हमने स्टडी कर लिया है। इसी तरह ये एक मैकेनिज़्म, प्रॉपर मैकेनिज़्म चलता रहता है हमारे रिस्पायरेशन का। हम लोग इन्हेलेशन करते हैं जिसके दौरान में हम ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, देन हम एक्सेल आउट करते हैं वेस्ट गैसेस को, और एक नॉर्मल मैकेनिज़्म चलता है जिसमें ब्रेन का किरदार भी है, कीमोरिसेप्टर्स का किरदार भी है, लंग्स का बहुत बड़ा रोल है, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक का भी बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इस पूरे सिस्टम को, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम को वो नॉर्मल वे के अंदर चला सके और हम एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।